Welcome to all of you. This is my second video related to class 11 business studies. Students, in the previous video, we have start the chapter number 2, that is various forms of business organization. In this chapter, we learn about the various forms uh, of business organization that we can choose before starting any business. There are 5 forms of business organization. The first one is sole proprietorship, second is partnership, third one is Hindu undivided family, fourth one is joint stock company, and the last one is cooperative society. These are the various forms of business organization available uh, in our country or in various parts of the world. Student, in the previous video, we have learned about the definition of sole proprietorship. What is the definition of sole proprietorship? Sole proprietorship refers to form of a business in which all the activities owned, managed and controlled by the single owner. दैट मीन्स जो सारी एक्टिविटीज है वो कौन करता है? सोल प्रोप्राइटर करता है, सिंगल ऑनर करता है. वो अकाउंट से रिलेटेड हो सकती है, वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकती है, वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकती है. ऑल एक्टिविटीज आर डन बाय ए सिंगल ओनर. एग्जाम्पल के लिए ले तो हमारे पास में कोई रिटेल शॉप है, हम देख रहे हैं आपके आसपास में होती है, देखते हैं कि वो पर्सन उस शॉप को मैनेज कर रहा होता है. उसी के बाद में वर्किंग आवर्स जब कम होते हैं या पर्टिकुलर टाइम पे वो शॉप्स के लिए मटेरियल परचेज करके ला रहा होता है, मार्केटिंग के लिए भी वो ही एफर्ट करता है, नाइट में वो उसके अकाउंटिंग कर रहा होता है. तो ऑल पर्सन डन्स all work related to particular business, that is called sole proprietorship. Student, in the previous video we have learned about a lot of features related to sole proprietorship. First of all, we revise these features, then after we move the various merit and demerit of sole proprietorship. First one feature is formation and closure. जैसा कि उसको हमने देखा था कि फॉर्म करना, दैट मीन्स क्रिएट करना इजी होता है, क्लोज करना इजी होता है, कोई किसी से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो ये बिजनेस को इजीली क्या कर सकता है? क्लोज कर सकता है. नेक्स्ट है लाइबिलिटी. लाइबिलिटी दैट मीन्स जो पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट वो होती है लाइबिलिटी. तो सोल प्रोप्राइटर की क्या होती है? लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. दैट मीन्स यदि उसके पास में बिजनेस में फंड्स नहीं है तो उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी सेल करना पड़ सकता है उन लाइबिलिटीज को पे करने के लिए. इज इट क्लियर? थर्ड वन इज सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट. दैट मीन्स जितना रिस्क है वो उसके अकेले की रिस्क है, एंड द प्रॉफिट रेसिपिएंट दैट मीन्स ऑल प्रॉफिट जो भी रिसीव करेगा वो सारा प्रॉफिट भी क्या है? उसका खुद का प्रॉफिट है. यदि रिस्क होती है बिजनेस में तो हो सकता है उसका बिजनेस भी क्लोज हो जाए, हो सकता है उसे बहुत हायर रिस्क हो जाए. तो सारी रिस्क क्या है? उसकी खुद की. और प्रॉफिट यदि बिजनेस में कोई भी अनसर्टेनिटी या कोई एक फेवरेबल सिचुएशन के कारण प्रॉफिट हो रहा है या नॉर्मल डेज में भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑल प्रॉफिट इज रिलेटेड टू हिम. इज इट क्लियर? कंट्रोल. नेक्स्ट हम बात करें फीचर की, कंट्रोल. दैट मीन्स जो एक्टिविटीज है उसको कंट्रोलिंग की बात करें तो वो सारे कंट्रोलिंग का राइट किसका होता है? सोल प्रोप्राइटर का होता है. सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस से रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है. नेक्स्ट वन इज नो सेपरेट एंटिटी. दैट मीन्स बिजनेस एंड द पर्टिकुलर पर्सन, द सोल प्रोप्राइटर, बोथ आर सेम इन द आईज ऑफ लॉ. हम देखेंगे कि जैसे कि सोल प्रोप्राइटर पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना पड़ रहा है, तो वो दोनों को क्या कर रहा, लॉ ने क्या बोला है? बोथ आर सेम इन द आईज ऑफ लॉ. वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है. नेक्स्ट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटर को डेथ हो रही है, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल एलिमेंट और बैंक क्रप्सी, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि जिसके कारण वो बिजनेस के कोई भी सोल प्रोप्राइटर को कोई भी लॉसेस होते हैं किसी भी फॉर्म में, उसकी डेथ हो जाती है या कोई भी रीजन होता है, तो बिजनेस क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली
क्लोज हो जाएगा, क्योंकि कोई उसको दूसरा पर्सन क्या नहीं कर रहा है, कैरी नहीं कर रहा होता है, सारा वर्क सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होती है। तो यहाँ पे उस केस में बिजनेस को कंटिन्यू करना डिफिकल्ट हो जाता है। Is it clear? These are the features of sole proprietorship business. Now we are moving next topic, that is merit and demerits. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को हमारे लिए लर्न करना, इनको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें मेरिट एंड डीमेरिट्स नहीं पता होंगे तो उस केस में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि हमें कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। यदि मुझे सबके मेरिट्स पता है, डीमेरिट्स पता है, तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि हाँ ये वाला फॉर्म मेरा ये बिजनेस है तो इसके लिए ये फॉर्म सुटेबल है, ये फॉर्म सुटेबल नहीं है, मैं ये वाला फॉर्म चूज कर सकती हूँ। तो किस बेसिस पे कर पा रही हूँ, उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बेसिस पे ही मैं पर्टिकुलर फॉर्म बिजनेस का चूज कर पा रही हूँ। आपको सबको पता होगा कि यदि हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें किसी न किसी 5 फॉर्म्स है, इनमें से हमारे बिजनेस के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म चूज करना पड़ेगा। हम हमारे बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर ऑपरेट कर सकते हैं, एज ए पार्टनर ऑपरेट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम देखेंगे एज ए कंपनी फॉर्म हम उसको क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सबसे फर्स्ट हम जो फर्स्ट मेरिट है सोल प्रोप्राइटरशिप का वो यहाँ पे देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफर्स वेरियस एडवांटेजेस, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आर एज फॉलोज। क्विक डिसीजन मेकिंग, सपोज कीजिए यदि कोई भी डिसीजन लेने के लिए 4 पर्सन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उन 4 चारों पर्सन को हमारा जो भी आइडिया है उसके बारे में बताना पड़ेगा, देन आफ्टर उनका उनके क्या व्यूज है उनको सबको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटर दैट मीन्स सिंगल ओनर, वो खुद उसे किसी से सजेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद क्या कर सकता है, सारे डिसीजन ले सकता है। तो सबसे फर्स्ट मेरिट है कि यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो क्विक होती है, वो काम फटाफट क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, डिले नहीं हो सकता। तो फर्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। ए सोल प्रोप्राइटर एंजॉय कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम in making business decision. Further, the decision making is promoted because there is no need to consult with others. Is it clear? कि that means कोई requirement नहीं है कि वो किसी और से क्या करे, consult करे। This may lead to timely capitalization of market opportunities as and when they arise. That means जो market opportunities है जो है उसको क्या कर सकता है, इजीली और टाइमली उनको क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, उनको उनका बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि उसे कोई से भी सजेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी को उसे कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो खुद क्या है उस बिजनेस का सिंगल ओनर है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यदि आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप उस केस में क्या होता है, बेस्ट सुटेबल बिजनेस रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल ओनर है, उसने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस में कोई भी चेंजेस या कुछ भी है तो उसे इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करनी है। अदर फॉर्म्स में आप देखेंगे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पार्टनरशिप है तो पार्टनर से डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी फॉर्म में है तो जो प्रमोटर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनसे डिस्कस कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी उतनी मेंटेन नहीं रहती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हम वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकते हैं। Sole decision making authority enables a proprietor to keep all the information related to business operation confidential and maintain uh, secrecy. Is it clear? मेंटेन सेक्रेसी, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है, और जो सेक्रेसी वो क्या है, बनी रहती है। उसको कोई भी जब तक सोल प्रोप्राइटर किसी को नहीं बताएगा तब तक वो कॉन्फिडेंशियलिटी रिमूव नहीं होगी, गायब नहीं होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मीनिंग है कि
हम देखेंगे कि यदि बहुत सारे बिजनेसेस है उसमें एफर्ट यदि एम्प्लॉयज कर रहे हैं, यदि हम कंपनीज की बात करें, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट है वो हो सकता है शेयर होल्डर्स को। यहाँ पे है डायरेक्ट इंसेंटिव, दैट मीन्स जितना है वो एफर्ट करेगा उतना उसको क्या होगा, प्रॉफिट रिसीव होगा, बेनिफिट्स अचीव होंगे। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ पे, मोर एफर्ट मोर प्रॉफिट। तो सोल प्रोप्राइटर वो सारे इंसेंटिव्स रिसीव करेगा। ए सोल प्रोप्राइटर रीप द बेनिफिट ऑफ हिज एफर्ट as she is the sole recipient of all the profit. The need to share profit does not arise as he is a single owner. Is it clear? Next is sense of accomplishment. Sense of accomplishment, that means जो बिजनेस से रिलेटेड वर्क है, सारे वर्क को एक पर्सन क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। वो अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है, उससे रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है। तो दैट मीन्स वो पर्सन क्या है, कैपेबल है, वो उस बिजनेस के सारे वर्क को इजीली कर सकता है। देयर इज ए पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व in working for oneself. The knowledge that one is responsible for the success of the business not only contributes self satisfaction but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence in one's ability. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता जाएगा उसे हर जो वर्क है उसको क्या करना पड़ेगा, हर किसी नेक्स्ट पर्सन को असाइन करना पड़ेगा। एक पर्सन सारे वर्क को नहीं कर सकता है। हम देखेंगे कि जैसे जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। तो जैसा डिपार्टमेंट है उस अकॉर्डिंग वो डिपार्टमेंट क्या करेंगे, वर्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंगल ऑनर ऑल वर्क हैव डन बाय हिम सेल्फ, तो उस केस में क्या होगा, उसको सब वर्क के बारे में क्या है, नॉलेज होगी। नेक्स्ट इजी ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये मेरिट्स फीचर्स में भी कवर था, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और यदि हमें क्लोज भी करना है तो हम इजीली क्लोज कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो ऑलमोस्ट इस फॉर्म में ना के बराबर होती है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से जो हम फॉर्मेशन और क्लोजर के लिए डिफिकल्टीज क्रिएट होती है वो यहाँ पे नहीं होता है। इज इट क्लियर? An important merit of the sole proprietorship is the possibility of entering into a business with minimum legal formalities. There is no separate law that governs sole proprietorship. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए अलग लॉ गवर्न है, पार्टनरशिप के लिए अलग लॉ है, कंपनीज के लिए अलग है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई स्पेशल लॉ नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस। इट इज इजी टू स्टार्ट एंड क्लोजर the business as per the wish of the owner. Is it clear? So now student, we are moving the limitation of sole proprietorship. Limitation क्या है? Notwithstanding various advantages, the sole proprietorship form of organization is not free from limitation. Some of the major limitations of sole proprietorship are as follows. First one is limited resources. दैट मीन्स यदि एक सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन के पास में जितने रिसोर्सेज है वो उन्हीं रिसोर्सेज को क्या कर पाएगा, यूज कर पाएगा, उतना ही फंड वो बिजनेस में लगा पाएगा। लेकिन यदि हम बात करें पार्टनरशिप, यदि 4 पार्टनर है तो 4 जो डिफरेंट पार्टनर्स है वो उस बिजनेस में फंड लेके आएंगे। हम कंपनीज की बात करेंगे तो बहुत सारे पर्सन होते हैं, तो बहुत सारा फंड वो इकट्ठा कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो ड्रॉबैक है इसका है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे जितने उस सिंगल ऑनर के पास है। Resources of sole proprietorship are limited to his or personal saving and borrowings from others. Bank and other lending institution may hesitate to extend long-term loan to a sole proprietorship. Lack of resources is one of the major reason why the size of the business rarely grows much and generally remains small. तो इनकी हम देख रहे हैं जो
साइज है ऑर्गेनाइजेशन की वो स्मॉल रहती है, ज्यादा ग्रो नहीं होता है, क्योंकि जो लिमिटेड फंड्स है अवेलेबिलिटी वो क्या है, लिमिटेड है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन है लिमिटेड लाइफ ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। कंपनीज के केस में देखेंगे कि जैसे आप मैंने यहाँ पे बताया भी था, रिलायंस इंडस्ट्री धीरू भाई अंबानी ने उसको स्टार्ट किया, देन आफ्टर मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, देन आफ्टर उनके जो सन है अनंत अंबानी। तो एक बिजनेस क्या है, चल रहा है, चैन चल रही है। लेकिन यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में यदि सोल प्रोप्राइटर को कुछ भी हो जाता है तो उस केस में बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। और डेफिनेटली एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ लिमिटेड होती है, तो जब तक एक पर्सन है तब तक ही वो बिजनेस क्या है, ऑपरेट होगा। अदरवाइज वो बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, सो डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल एलिमेंट और बैंक्रप्सी ऑफ द प्रोप्राइटर affect the business and can lead to its closure. Is it clear? Next one is unlimited liability. आप देखेंगे कंपनीज के फॉर्म में जो और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो सोल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कर्ता के अलावा जो को पार्टनर्स है उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है। तो कंपनीज के केस में लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है। दैट मीन्स आपको बिजनेस में कोई भी लॉसेस हो रहे हैं तो बिजनेस के फंड से तो आपको उसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, और यदि बिजनेस के फंड सफिशिएंट नहीं है तो उस केस में आपको पर्सनल प्रॉपर्टीज, पर्सनल सेविंग्स को भी सेल करके आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और डिसएडवांटेजेस है, that is unlimited liability. A major disadvantages of sole proprietorship is that the owner has unlimited liability. If the business fails, the creditors can recover their dues not merely from the business assets but also from the personal assets of the proprietor. A poor decision or favorable circumstances can create serious financial burden on the owner. That is why a sole proprietor is less inclined to take risk in the form of innovation or expansion. तो यहाँ पे बताया गया कि इसी कारण जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं वो जो रिस्क से रिलेटेड वर्क है वो लिमिटेड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सारी यदि हमने रिस्क लिया और कोई भी हमारा वो रिस्क फेल हो जाता है, यदि हमारा कोई भी इनोवेशन फेल हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी लॉसेस है उस सिंगल सोल प्रोप्राइटर को बियर करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी दैट मीन्स हमने जो उसका एडवांटेजेस पढ़ा था, सब पढ़ा यहाँ पे पढ़ा था, फोर्थ नंबर का एडवांटेजेस दैट इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ये उसके जस्ट अपोजिट है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट क्या बोलता है, एक पर्सन सारे वर्क को करने के लिए क्या है, कैपेबल है। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेजेस बोलता है लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। दैट मीन्स सपोज कीजिए बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मैनेज सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, तो उसका जो मेन वर्क है वो क्या रहेगा, रिलेटेड टू सेल। वो सारी एक्टिविटीज क्या करेगा, सेल से रिलेटेड। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क करेगा। वो उन लोग उस वर्क को करके क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। वो एक ही वर्क में क्या कर रहे हैं, रेगुलर वर्क कर रहे हैं, एक ही एक्टिविटी को रेगुलर कर रहे हैं, और रेगुलर करने से क्या है, वो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटर अकाउंट्स भी देख रहा है, फाइनेंस भी देख रहा है, उसकी सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज को भी देख रहा है, तो ओवरऑल एक्टिविटीज तो कर रहा है लेकिन वो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये इसका एक क्या है, डिसएडवांटेजेस है कि लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी है। द ओनर हैज टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिएड managerial tasks such as purchasing, selling, financing, etc. It is rare to find an individual who excel in all these areas. That means बहुत डिफिकल्ट है फाइंड करना कि एक पर्सन सब वर्क में क्या हो, excel हो, excellent हो। Thus the decision making may not be balanced in all the cases. Also due to the limited resources, sole proprietor may not be able to employ and retain talented and ambitious employees. यदि सपोज कीजिए उसके पास में टैलेंट नहीं है तो लेकिन वो दूसरे पर्सन को क्या कर सकता है, हायर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वो भी
क्या है, लिमिटेड हो हायर होगा या नहीं कर लेंगे वो हायर। रीजन बिहाइंड दैट कि जो रिसोर्सेज है वो क्या है, बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं एक सोल प्रोप्राइटर के पास में। तो वो सोचता है किसी और को हायर करूंगा, मुझे सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हाँ ये टास्क मैं खुद कर लेता हूँ। वो खुद तो कर लेगा, लेकिन जो एक एफिशिएंट एम्प्लॉय कर पाता है, एक टैलेंटेड एम्प्लॉय कर पाता है उस जो किसी वर्क को, उतना वो अच्छा से वर्क नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर? So sole proprietorship suffer from various shortcomings. Many entrepreneurs opt for this form of organization because of its an inheritance advantages. दैट मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप की हमने मेरिट्स पढ़ी, डीमेरिट्स पढ़ी, लेकिन फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यों उस फॉर्म को चूज करना पसंद करते हैं, किस केस में ये फॉर्म सुटेबल रहता है। तो यहाँ पे बताया गया इट रिक्वायर लेस अमाउंट कैपिटल, इट इज बेस्ट, it requires less amount of capital, and it is the best suited for business which are carried out on a small scale where customer demand personalized services. That means this form is suitable when this form is suitable in the case of when finance is limited amount, and it is the best suited with business which are carried on small scale. मतलब small scale पे business, यदि हमें कोई बिजनेस स्मॉल स्केल पे करना है, लिमिटेड फंड है और कस्टमर यदि पर्सनलाइज सर्विसेज की डिमांड कर रहे होते हैं, तब ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है वो क्या है, बेस्ट सुटेबल फॉर्म है। अब हम जो सेकंड फॉर्म ऑफ है उसकी तरफ मूव करते हैं, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाम क्या बता रहा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दैट मीन्स एक जॉइंट फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें सपोज कीजिए ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया, उसके ब्रदर्स ने ज्वाइन कर लिया है, ग्रैंडफादर से फादर ने ज्वाइन कर लिया है, फादर के जो सिबलिंग्स है उन्होंने ज्वाइन कर लिया उस बिजनेस को, उसके बाद में फादर से ग्रैंड जो ग्रैंड सन है उसने ज्वाइन कर लिया है। तो बेसिकली एक इनहेरिटेड बिजनेस है, जो एक हम बोले पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है बिजनेस, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन इंडिया। It is one of the oldest form of business organization in the country. And what is the definition of joint Hindu family business? It refers to a form of organization wherein the business is owned and carried on by the members of Hindu undivided family, and it is governed by the Hindu law. दैट मीन्स जो बिजनेस है उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, कौन कैरी कर रहा है, उसके मेंबर्स, उस फैमिली के मेंबर्स ऑपरेट कर रहे हैं। और जो एक्टिविटीज है, सारी जो भी एक्टिविटीज उसमें बिजनेस में होगी, वो सारी एक्टिविटीज हिंदू लॉ के थ्रू गवर्न होगी, और दैट मीन्स हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग आपको सारी एक्टिविटीज को करना है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ ऑन ए पर्टिकुलर फैमिली। सपोज कीजिए उस फैमिली में एक ग्रैंड सन होगा, तो उस दिन जिस दिन से पैदा होगा उस दिन से वो उसका क्या है, बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है कि हाँ इस एज में जाके वो उस फैमिली का मेंबर बनेगा। जैसे ही उस फैमिली का में बर्थ होगा किसी पर्सन का, वो उसका क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। एंड three successive generation can be members in the business. That means जो थ्री सक्सेसिव जनरेशन है, थ्री नेक्स्ट जनरेशन है, वो क्या है, उस फैमिली बिजनेस का पार्ट है। जैसे सपोज कीजिए ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के बाद में फादर, और फादर के बाद में उनके सन, तो तीनों एक जब तक है तो वो उस जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइंट, व्हाट इज द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? इट रेफर्स to a form of organization wherein the business owned and carried on by the members of the Hindu undivided family, and it is governed by the Hindu law. That means all acts are done by the according to the Hindu law. The basis of membership and the member, how can any person become member
only by the birth in a particular family. And who are the members of this business? 3 successive generations are the members of the business. The business is controlled by the head of the family, who is the eldest member and is called karta. दैट मीन्स जो बिजनेस है उसको कंट्रोल्ड और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मेन वर्क है वो उसके हेड का होगा इस फैमिली का, और वो जो मेन हेड है वो क्या कहलाएगा? कर्ता। और कर्ता कौन होगा? एल्डेस्ट मेंबर। जो ग्रैंड फादर है वो उस फैमिली के कर्ता है। यदि सपोज कीजिए उनको कुछ भी हो जाता है तो उस केस में जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो उस फैमिली का क्या बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा। And all the members have equal ownership right over the property of an ancestor. They are known as co-partners. That means जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हिंदू बिजनेस से जुड़े हैं तो उसके सारे मेंबर्स का उस प्रॉपर्टी पे क्या है? इक्वल राइट है। और वो सारे मेंबर्स क्या कहलाएंगे? यहाँ पे को पार्टनर्स कहलाएंगे। सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, किसी फैमिली में ग्रैंडफादर है, उनके 2 सन है, तो जो टोटल मेंबर कितने हो गए? 3। तो प्रॉपर्टी किस में डिवाइड होगी? जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो 3 मेंबर्स में डिवाइड होगी। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ग्रैंडफादर है, उनके 2 सन है, ए और बी। ए है वो उसी बिजनेस का पार्ट है, बी वो बिजनेस भी कर रहा है और साइड में एक एक्टिविटी भी कर रहा है, अपनी जो पर्सनल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। तो जो पर्सनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसने यदि कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है, तो वो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट नहीं होगी वो प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो मेन लाइन है, मेन जो थिंग है वो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स उसको इनहेरिटेंस में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंसेस्टर होनी चाहिए, वही प्रॉपर्टी क्या होगी? उन मेंबर्स के बीच में इक्वल डिवाइड होगी। इज इट क्लियर? तो जो हेड ऑफ द फैमिली है वो क्या कहलाएगा? कर्ता। एंड द रिमेनिंग मेंबर्स आर कॉल्ड को पार्टनर्स ऑफ द फैमिली। नाउ वी आर मूविंग द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. The following points highlight the essential characteristics of the joint Hindu family business. First one is formation. In sole proprietorship, formation and closures are easy, but now we are talking about the joint Hindu family business. So what is the procedure of formation? For a joint Hindu family business, there should be at least 2 members in the family and ancestral property to be inherited by them. तो जो फर्स्ट फॉरमोस्ट कंडीशन है जॉइंट हिंदू फैमिलीज की वो है एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए और डेफिनेटली एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दैट मीन्स जो प्रॉपर्टी उनको ग्रैंडफादर फादर से रिसीव हो रही है तो वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप बाय बर्थ। कोई एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है पार्टनर, जैसे कि पार्टनरशिप में होती है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मेंबरशिप जैसे उस फैमिली में वो बर्थ हो रहा है वैसे उस को क्या मिल जाएगी? मेंबरशिप मिल जाएगी। इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। दैट मीन्स जो फॉर्मेशन होगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। नेक्स्ट बात करें लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, दैट इज पेमेंट। इन केस ऑफ एनी पेमेंट व्हाट इज द प्रोसीजर? लाइबिलिटी की बात बोले तो लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड to their share of co-partnery property in the business. The कर्ता however has unlimited liability. That means जो कर्ता है, दैट मीन्स जो मेन मेंबर है उसकी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है और जो को पार्टनर्स है दैट मीन्स जो अदर मेंबर्स है उस फैमिली के उसकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। दैट मीन्स जितना उन्होंने प्रॉमिस किया है जितना उनका शेयर है उतनी उनकी लाइबिलिटी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें कंट्रोल। तो जब लाइबिलिटी किसकी अनलिमिटेड है? कर्ता की। दैट मीन्स यदि कुछ कोई भी फाइनेंशियल होता है, प्रॉब्लम होती है तो जो अल्टीमेटली पेमेंट करना पड़ेगा को पार्टनर्स को, तो उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी, लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। तो कंट्रोल भी किसके पास में रहेगा?
कर्ता के पास में उस फैमिली बिजनेस का कंट्रोल रहेगा. द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेस लाइज विद द कर्ता. ही टेक्स all the decisions and is authorized to manage the business. His decisions are binding on the on other members. That means यदि उसने कोई डिसीजन ले लिया है तो सब मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा उस डिसीजन को. नेक्स्ट है कंटिन्यूटी. सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हमने क्या देखा था, यदि सोल प्रोप्राइटर को कुछ भी हो जाता है तो वो बिजनेस क्या है, क्लोज हो जाएगा, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पे हम बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है उस फैमिली का, जैसे ग्रैंडफादर को कुछ हो जाता है तो उसके जो सन है उसमें जो एल्डर है वो क्या बन जाएगा, उस फैमिली का कर्ता बन जाएगा. द बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक अप द पोजिशन ऑफ कर्ता लीविंग द बिजनेस स्टेबल. दैट मीन्स बिजनेस में कोई अप डाउन नहीं आता है, नेक्स्ट मेंबर क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा. द बिजनेस कैन however be terminated with the mutual consents of the members. दैट मीन्स यदि सब मेंबर्स है उसके उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नहीं करना है, तो सब मेंबर्स की कॉन्सेंट से हम क्या कर सकते हैं, उस बिजनेस को क्लोज कर सकते हैं. लेकिन किसी पर्सन की डेथ से वो बिजनेस क्लोज नहीं होगा. जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो उसका हेड बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा. नेक्स्ट है माइनर मेंबर्स. हम इसको पार्टनरशिप में कंपैरिजन देखेंगे कि पार्टनर्स का क्या है. यहाँ पे माइनर मेंबर है, हम सोचेंगे तो जब यहाँ पे मेंबरशिप बाय बर्थ मिल रही है, कोई भी पर्सन का बर्थ हो रहा है उस फैमिली में, वो उस फैमिली का क्या बन रहा है, उस बिजनेस का मेंबर बन रहा है, तो माइनर भी क्या है, मेंबर है. द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस अकर ड्यू टू द बर्थ इन एन Hindu undivided family, hence minor can also the member of the बिजनेस. जो माइनर पर्सन है वो भी उस फैमिली के क्या हैं, उस फैमिली बिजनेस के मेंबर्स है. इज इट क्लियर? ये इसके फीचर्स थे. हमने यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली की डेफिनेशन देखी, देन आफ्टर जो उसके फीचर्स है उनके बारे में स्टडी किया. यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जेंडर इक्वालिटी इन द जॉइंट हिंदू फैमिली ए रियलिटी. दैट मीन्स जो मेंबर्स है, यहाँ पे डाउट होता है कि फीमेल मेंबर्स का क्या है, तो इस सबको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पैरा जो गिवन है इसको यहाँ पे स्टडी करना जरूरी है. तो जो हम मैरिड डीमैरिड पे मूव होने से पहले मैं इसको रीड कर रही हूँ. अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट. व्हाट इज अमेंडमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा अमेंडमेंट, दैट मीन्स चेंजेस. जब भी कोई भी लॉ हम देखेंगे, इनकम टैक्स लॉ या आगे आप बहुत सारे लॉज देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि हमारे जब वो स्टार्ट हुए थे और जैसे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे ही चलेंगे, नहीं. उसके अंदर बहुत सारे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सोसाइटी, तो बहुत सारे जो ये लॉ होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो जब स्टार्ट हुआ था तब इसके अंदर ये चीज नहीं था, जब फीमेल मेंबर को जॉइंट हिंदू फैमिली में मेंबरशिप नहीं मिलती थी इस बिजनेस में. लेकिन इस एक्ट को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, अमेंडमेंट कर दिया गया है. तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, द डॉटर ऑफ ए को पार्टनर ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली shall by birth become a co-partners. दैट मीन्स जिसमें क्या कर दिया गया है, चेंजेस लेके आए हैं. तो जो को पार्टनर्स की डॉटर है वो भी क्या है, उस फैमिली का बाई बर्थ क्या बन गई है, को पार्टनर्स बन गई है. दैट मीन्स वो भी उस फैमिली की क्या बन रही है, को पार्टनर्स बन रही है. ये इससे पहले ये नहीं था. जो डॉटर्स है वो इसका पार्ट जब तक अनमैरिड होती थी तब तक ही वो उस बिजनेस का पार्ट होती थी, मैरिड डॉटर पार्ट नहीं होती थी. At the time of partition of such a joint Hindu family, the co-partnery property shall be equally divided to all co-partners irrespective of their gender. The eldest member
मेल और फीमेल ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली शेल बिकम कर्ता। इज इट क्लियर? जैसे ग्रैंडफादर की डेथ है तो ग्रैंड मदर है वो उसकी क्या बन जाएगी? कर्ता बन जाएगी। मैरिड डॉटर हैज इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। इज इट क्लियर? इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी अराइज हो जाते हैं, क्योंकि ये हम देखेंगे कंफ्यूज भी करता है स्टूडेंट को, क्योंकि पहले लॉ डिफरेंट था। इस ओपिनियन इस लॉ में जैसे मैरिड अनमैरिड डॉटर है तब तक कि वो उसकी को पार्टनर है, मैरिड डॉटर को प्रॉपर्टी में राइट नहीं था, बहुत सारे चेंजेस थे। अब है जो जेंडर इक्वालिटी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि बाय बर्थ उनको राइट है, और जो मैरिड डॉटर है उसको भी इसमें प्रॉपर्टी में क्या है? इक्वल राइट है। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फीचर्स है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं मैरिड्स की। मैरिड, द एडवांटेजेस ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज इफेक्टिव कंट्रोल। दैट मीन्स जो कंट्रोल है, तो कंट्रोल पावर किसके पास है? कर्ता के पास में है। कर्ता के पास में कंट्रोल की पावर। द कर्ता has absolute decision making power. This avoid conflicts among members as no one can interfere with his right to the decide. This also lead to promote and flexible decision making. तो जो ऑलमोस्ट जिससे रिलेटेड राइट है वो किसके पास है? कर्ता के पास है। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। हमने देखा था जो फीचर्स में, यदि किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट उस फैमिली का जो एल्डेस्ट मेंबर है वो क्या बन जाता है? कर्ता बन जाता है, और उस बिजनेस को हम क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं। तो द डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल देन टेक अप द पोजिशन। Hence, operations are not terminated and continuity of business is not threatened. Is it clear? ऑपरेशन वैसे ही कंटिन्यू हो पाएगा और जो एग्जिस्टेंस है उसको भी कोई खतरा नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। कर्ता की लाइबिलिटी क्या होगी यहाँ पे? अनलिमिटेड। और जो अदर मेंबर्स है, को पार्टनर्स है, उनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। इज इट क्लियर? The liability of all the co-partner except the Karta is limited over to their share in the business, and consequently their risk is well defined and precise. Is it clear? Next, increase loyalty and cooperation. दैट मीन्स जो मेंबर है वो बाय बर्थ ही उस बिजनेस का क्या है? मेंबर बन गया है। तो दैट मीन्स वो उस बिजनेस के लिए क्या रहेंगे? लॉयल रहेंगे। लॉयल्टी का दूसरा रीजन ये भी है कि वो उसी फैमिली के हैं। जैसे पार्टनर्स है वो किसी अलग अलग फैमिली से भी हो सकते हैं, तो वो इजीली देखें तो चीट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? वो एक ही फैमिली, एक ही फादर, ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, तो उस केस में जो लॉयल्टी है वो ज्यादा मेंटेन रहेगी। सिंस अ बिजनेस इज रन बाय द members of a family, there is a greater sense of loyalty towards one another. Pride in the growth of business is linked to the achievement of the family. This help in securing better cooperation from all the members. दैट मीन्स यदि कोई भी पर्सन वर्क कर रहा है तो अल्टीमेटली वो जो ग्रोथ हो रहा है वो फैमिली बिजनेस ही ग्रो कर रहा है। इज इट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग लिमिटेशंस। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस की लिमिटेशन क्या क्या है? फर्स्ट वन इज लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में रिसोर्सेज लिमिटेड है, वैसे यहाँ पे ओनली जो फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या उन फैमिली मेंबर्स के पास में कैपिटल है, बस उतनी ही कैपिटल तक वो क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है। इज इट क्लियर? The joint Hindu family business faces the problems of limited capital as it depends mainly on the ancestral property. This limits the scope for expansion of business. दैट मीन्स जो मिनिमम कंडीशन है जॉइंट हिंदू फैमिली की, दैट फर्स्ट वन इज एटलीस्ट 2 मेंबर एंड सेकंड वन इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या हो रहा है? वो बिजनेस हो रहा है। तो जितना आपके पास एंसेस्ट्रल रिसोर्सेज है उतना ही आप क्या कर सकते हो? उस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता। दैट मीन्स जो लाइबिलिटी कर्ता की क्या है? लिमिटेड है।
So the karta is burdened not only with the responsibility of decision making and management of the business, but also suffer from the disadvantages of having unlimited liability. His personal property can be used to repay the business debt. Next, dominance of karta. दैट मीन्स कर्ता को ये पावर दी हुई होती है कि सारा लाइबिलिटीज उसकी अनलिमिटेड है, डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास है। तो डोमिनेंस दैट मीन्स उसी वो जैसा डिसाइड करेगा वैसे ही जो मेंबर्स है उसके फैमिली मेंबर्स है, हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस के मेंबर्स है, उनको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं कि मतलब हम उसी इन्हीं का डिसीजन माने, हम यदि कोई चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कर्ता इंडिविजुअली मैनेजेस अ बिजनेस विच may at times not be acceptable to other members. This may cause conflict amongst them and may even lead to breakdown of the family unit. Is it clear? Next, limited managerial skills. वो ही चीज है कि जैसे कि सोल प्रोप्राइटर हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, उसी तरीके से कर्ता भी जरूरी नहीं है हर फील्ड में एक्सपर्ट हो। ओवरऑल एक्टिविटीज को मैनेज करता है, लेकिन किसी फील्ड में जरूरी नहीं वो एक्सपर्ट हो। तो इसके कारण हो सकता है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स के कारण हो सकता है बिजनेस में उसे लॉसेस भी सफर करना पड़े। सिंस द कर्ता कैन नॉट बी an expert in all areas of management, the business may suffer as a result of his unwise decisions. His inability to decide effectively may result into poor profit or even losses for the organization. Is it clear? These are the limitation of joint Hindu family business. The joint Hindu family business is on the decline because of the diminishing number of joint Hindu families in the country. इज इट क्लियर? तो यहाँ बताया गया है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो धीरे धीरे उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनके नंबर है, वो कम हो रहे हैं। रीजन ये है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली का ट्रेंड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, खत्म हो रहा है। इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, जॉइंट हिंदू फैमिली की बिजनेस डेफिनेशन देखी, जॉइंट हिंदू फैमिली की डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी थी। इट रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ऑन एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। The basis of membership is in a birth of a particular family and the three successive generation can be members in the business. ये देखा था। उसके बाद में हमने देखा था कर्ता, the head person of the family is called कर्ता and the remaining person is called co-person. उसके अलावा जेंडर इक्वेलिटी में देखा था कि all member even maybe girl are also equal in the right in the property, ancestral property. Even married daughters has equal right in the property of a joint Hindu family business. Is it clear? Next हमने यहाँ पे देखा था फीचर्स में हमने फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, उसके अलावा कंटिन्यूटी, कंट्रोल के बारे में स्टडी किया था। मेरिट्स में हमने देखा था इफेक्टिव कंट्रोल, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। These are the merits, and limitation is limited resources, unlimited liability of karta, dominance of karta, and limited managerial skills. These are the demerits, these are the limitation of joint Hindu family business. Is it clear? Student, this video is over now. In this video, we have learned about the merit and demerits of sole proprietorship and the definition, features, merits and demerits of joint Hindu family business. So students, today's work is prepare your notes and learn all the topic related to sole proprietorship and Hindu undivided family business. If you have any doubt, then please ask me in live stream classes.
And in the next video we will learn about the next form of business organization, that is partnership. We will learn a lot about the partnership. Is it clear? So student, this video is over now.